ज्यादा ही उल्टा सोचते हैं। ये करा रहे हो? हो गया स्कूल कंपटीशन कर रहे हैं स्कूल में। ये कितने दिन आपके इस हिसाब से तुम तो कहते हो हम जुलाई में देखेंगे चलो। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन पार्टनरशिप। और यहाँ पर पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एनी चेंज ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है। तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण क्या होंगे, यानी कि रीजंस क्या होंगे? पहला रीजन, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर PSR, मतलब तो when they decide to change their profit sharing ratio, then it leads to reconstitution of partnership। मतलब there is a change in the agreement और deed में जो है PSR पहले वाली और अब वाली चेंज हो गई, तो deed दोबारा बनेगी, reconstitution हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब उस चेंज में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी करनी है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हमें उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किस चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, वही हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 तो हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल था, समझ में आ गई बात? तो चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ब्रैकेट में व्हेन देयर इज चेंज इन PSR। आज समझ में आई? अब चैप्टर का पूरा नाम पता लगा? चैप्टर का पूरा नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप व्हेन देयर इज अ चेंज इन PSR। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और उसका रीज़न क्या है? व्हेन पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में हमें क्या अकाउंटिंग, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो पूरी फर्म का जो प्रॉफिट पहले दो पार्टनर गिवन रेशो में ले रहे हैं, अब वो रेशो चेंज हो गया तो अब वो प्रॉफिट डिफरेंट रेशो में जाएगा, जिसकी वजह से एक पार्टनर को गेन होगा और दूसरे को सेक्रीफाइस। 3 पार्टनर है तो आपस में कोई 2 पार्टनर को गेन, तो एक को सेक्रीफाइस, या 2 को सेक्रीफाइस तो एक को गेन। ऑब्वियस ही बात है। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये प्रॉफिट है, 1:1 में बांट रहे हैं। पार्टनर ए पार्टनर बी को कितने मिलेंगे? 50-50। अगर 3:2 चेंज कर दे तो अब कितने मिलेंगे? 60-40। बी पार्टनर को 10 रुपये कम मिलेंगे, ए पार्टनर को 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे पहले से। समझ में आ गई बात? क्योंकि अब इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 3/5 और 2/5 हो गया, लेकिन पहले इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/2। पहले अगर 50% ले रहा था तो अब ये 60% ले रहा है, पहले ये 50% ले रहा था तो अब ये 40% ले रहा है, तो यानी कि इसका बढ़ गया और इसका। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी चेंज, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कुछ पार्टनर गेन कर रहे होंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। और एक बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस की बात बताऊं तो जितना टोटल सेक्रीफाइस होगा उतना ही टोटल गेन होगा। 3 पार्टनर हैं, ABC इक्वल रेशो में है या 2:1:1 में है, मतलब 50-25-25। इन्होंने रेशो चेंज कर दी, ABC ने 2:1 कर दी। अब क्या होगी इनकी रेशो? 40-40-20% के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या थी? 50-25-25। बताओ सी ने क्या किया? गेन या लॉस? सी ने सेक्रीफाइस किया, लॉस नहीं बोलेंगे, सेक्रीफाइस 5% का। बी ने गेन कितने का? 15% का। और ए ने 10% का सेक्रीफाइस। तो ए और सी का सेक्रीफाइस बी के गेन के बराबर है।
बी का गेन ए और सी के सेक्रीफाइस के बराबर। तो टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन ऑलवेज। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का वे बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो बदलने से डिस्ट्रीब्यूशन के अमाउंट अब ए बी सी में पहले वाले नहीं बटेंगे, अब नए वाले बटेंगे। तो पहले वाले से नए वाले में क्या आएगा डिफरेंस? पहले वाले से नए वाले में ये डिफरेंस आएगा कि अब पहले के कंपैरिजन में कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा शेयर का और कोई ना कोई उसके बिहाफ पर गेन कर रहा होगा। इसका मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब होगी तो हम उसके अंदर पहला टॉपिक करेंगे कि सेक्रीफाइस और गेन को निकालने का तरीका, भाई निकालेंगे इसको। समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये चेंज क्यों करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वो चेंज क्यों कर रहे हैं, पार्टनर्स क्यों चेंज कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है। अब पार्टनरशिप के टाइम पर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, क्या वही प्रॉफिट शेयरिंग आगे भी चलनी चाहिए? नहीं, इट कैन बी चेंज। कोई पार्टनर ज़्यादा काम नहीं कर रहा और कोई ज़्यादा काम कर रहा है, वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। समझ में आ रही है बात? किसी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी ने एडिशनल कैपिटल लगा दी। आप देख रहे हो पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर जब पार्टनर इंट्रोड्यूस होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देयर विल बी चेंज इन देयर कैपिटल्स, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयर होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, सब कुछ होता है। तो टाइम टू टाइम हर एक पार्टनर का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है फर्म के अंदर। वो कैपिटल भी लेकर आता है, विड्रॉल भी करता है। तो स्टार्टिंग में जो पीएसआर थी वो बेस्ड थी स्टार्टिंग के इवेंट्स पर कि उसने कितनी कैपिटल लगाई थी, कितना उनका प्रोडक्शन डिसाइड हुआ था, किसने क्या काम करना था, कितनी सैलरी मिलनी थी, कितना इंटरेस्ट, वो स्टार्टिंग के बेस पर था। क्या वो स्टार्टिंग एंड आगे आने वाले ईयर्स में या कमिंग टाइम में वैसा का वैसा चलेगा? नहीं, देयर विल बी चेंजेस। पार्टनर कैपिटल एडिशनल कैपिटल ले आएगा, विड्रॉल कर लेता है, कम ज़्यादा होता रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फ्लक्चुएट करता है। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब क्या है, जब चेंजेस आते हैं तो पार्टनर को फील होता है कि हाँ अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनएप्रोप्रिएट होगी, एप्रोप्रिएट नहीं है जो स्टार्टिंग में थी। तो फिर वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या करना है, चेंज। समझ में आ गई बात? एक बस लॉजिक, एक माइंड समझ आया कि हाँ वो कर लेते होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, और करने के पीछे रीज़न ये रहता होगा कि उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनएप्रोप्रिएट हो जाता होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से नहीं सेट होता होगा, या कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है जिससे वो क्या कर सकते हैं, पीएसआर के अंदर चेंज करेंगे। समझ में आ गई बात? चेंज करेंगे तो पक्का एक पार्टनर या दो पार्टनर कोई भी गेन कर रहे होंगे और कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस, और टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के इक्वल होगा। डन? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर में गुडविल। गुडविल क्या होती है? अब गुडविल परचेज भी होती है और सेल्फ जनरेटेड होता है। इसके बाद पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज गुडविल, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल, गुडविल को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, गुडविल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, और परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आती है, सेल्फ जनरेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती, उस पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, ये सारी बातें हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम फर्म की जो गुडविल होगी उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल की क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बात समझ में आ गई? तीसरा नंबर हम करेंगे रिवैल्यूएशन। किसका रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब दोबारा से वैल्यू करना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कराना मार्केट वैल्यू के हिसाब से। बैलेंस शीट के अंदर तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखी होती हैं सभी आइटम्स, तो उनको करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यू करवाना और देखना कि क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसमें, और उस प्रॉफिट लॉस की ट्रीटमेंट। क्योंकि अब रेशो क्या हुई है, चेंज हुई है, तो अब प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट रेशो के हिसाब से आगे चलना चाहिए। तो आज तक जो हमारी पहले वाली रेशो थी उस रेशो के हिसाब से ही तो आज तक कमाया होगा या जो भी जनरेट किया होगा। अब आज रेशो चेंज हो रहा है, तो आज रेशो चेंज होने पर हमें सब आइटम्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे टॉपिक कराऊंगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। डन? इसके बाद हम फोर्थ ये भी करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, P&L और लॉसेज एक्सेट्रा। अगर पुराने कोई रिजर्व्स हैं फर्म में, रिटेन अर्निंग्स हैं, कोई प्रॉफिट्स हैं, उनको बांट देंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो तो अब तक के कमाए हुए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के टाइम, जब चेंज हो रही है रेशो, उस टाइम पर जितने उन्होंने अर्न कर रखे हैं उसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में। समझ में आई बात? क्यों बांट देंगे? क्योंकि अब तो रेशो चेंज हो रही है। अगर अब नहीं बांटा तो रेशो चेंज होने के बाद जब भी बटेंगे तो न्यू रेशो में बटेंगे, ये तो गलत बात होगी।
जो अब से बटने चाहिए आगे वो तो न्यू रेशो में बटने चाहिए, आज तो रेशो चेंज होगी, लेकिन आज तक के तो पुरानी रेशो में बटने चाहिए। नहीं आई क्या बात समझ में? हाँ क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इस बच्ची ने बोला कि रिजर्व्स क्यों बांटेंगे। बेटा देख, दो तरीके होते हैं। वो कहते हैं पार्टनर एक तो रिजर्व बांट लो, लेकिन अब समझदारी वाली बात करें तो सही बात कह रही है कि रिजर्व क्यों बांटेंगे, नहीं बांटने चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, आप एक काम करो, रिजर्व्स को मत बांटो, पर ये देख लो कि न्यू रेशो में और ओल्ड रेशो के अंदर डिफरेंस क्या आता है। आप एक काम करो, रिजर्व मत बांटो। अगर आप रिजर्व नहीं बांट रहे तो आप यानी कि फ्यूचर में चलने दो इनको, फ्यूचर में तो कभी बांटोगे, अब फ्यूचर बांटोगे तो न्यू रेशो होगी, और फिर उस टाइम आप ये तो कह नहीं सकते कि ओल्ड रेशो में बांटने थे, इतने ओल्ड में बांटने थे, इतने न्यू में, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो पार्टनर प्रेफर करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करने का। इस दिन बांटेंगे नहीं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, वो क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट एंट्री सुनो कैसे करेंगे। ऐसा होगा, रिजर्व को बांट तो रहे नहीं है वो, फ्यूचर आ गया, मतलब कुछ कमिंग ईयर्स हो गए, कमिंग ईयर्स के बाद कभी मान ले सपोज बिजनेस बंद होता है या कभी वो फ्यूचर में कई सालों के बाद वो रिजर्व को बांटते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सी रेशो में बांटेंगे, जो न्यू रेशो हो चुकी होगी, जो यहाँ पर चेंज होगी थी, उस रेशो में बांटेंगे, उस रेशो में बांटेंगे, राइट। लेकिन वो बटने कितने में चाहिए थे, जो यहाँ तक के रिजर्व थे जितने अब तक कमाए हैं, ओल्ड से लेकर अब जिस दिन चेंज इन PSR हुआ है तब तक के जो रिजर्व थे वो किस रेशो में बढ़ने चाहिए थे, ओल्ड रेशो में। लेकिन वो बांटेंगे किस में, न्यू में। तो जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस, उसकी हम आज ही ट्रीटमेंट कर देंगे, आज ही उसकी क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे कि हम जब न्यू में बांटेंगे इफेक्ट वही वाला आएगा कि जो ओल्ड में बढ़ने चाहिए था, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम आज कर चुके हैं। नहीं ये बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा जब टॉपिक आएगा ना, तो डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा आया, माइंड में क्लिक हुआ, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ऐसा ही यहाँ भी होगा रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी में। इसके बाद फिफ्थ, ठीक है, और गुडविल की ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ही, और एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट इन कैपिटल काउंट्स, कैपिटल काउंट में एडजस्टमेंट, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एडजस्टमेंट कैपिटल काउंट, रिवैल्यूएशन और ये गुडविल है, ये सेम टू सेम टॉपिक आपके एडमिशन वाले चैप्टर में भी आएंगे और रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर में भी आएंगे, पर थोड़ा सा ट्रीट करने का वे बदल जाएगा। यहाँ पर ट्रीट करने का वे अलग होगा। डन, समझ, यानी कि इस चैप्टर के टॉपिक्स तो मैंने यही बता दिए तुम्हें, ये तो हो गए इस चैप्टर के टॉपिक्स। गुडविल में क्या है, गुडविल में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। गुडविल का मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करते हैं, और गुडविल की कैलकुलेशन, हाउ वी कैलकुलेट गुडविल। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैपिटल ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, परचेज्ड, कौन सी बैलेंस शीट में शो करते हैं, कौन से नहीं करते, और मेथड्स ऑफ गुडविल कौन से हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है, तीनों से हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के बाद गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल की, रिजर्व्स की, P&L के लॉसेस की, और एसेट्स लायबिलिटी वगैरह की, ठीक है, और एडजस्टमेंट इन कैपिटल काउंट। मैं बात कर रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज, चेंज इन द डीड और एग्रीमेंट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रीजन और कॉज इज चेंज इन PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये लफड़ा हो जाता है, मतलब कि उन लोगों को रिकॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्म के अंदर की जाती है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तो ये पंगे और हो जाते हैं, उनको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया तो उनको रिजर्व्स के बारे में देखना पड़ता है, एसेट्स लायबिलिटी को देखना पड़ता है, गुडविल को भी देखना पड़ता है जब PSR चेंज हो जाती है। चलें आगे, कोई दिक्कत, हमारा चैप्टर सेट है, आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं ये चैप्टर। पर मैं अब इसके साथ एक थ्योरी का ही कंप्लीट ही कर दूँ इसको। ये थ्योरी का क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, explain the reasons of reconstitution of partnership firm. When there is a reconstitution, what do you mean by a reconstitution and when there is a reconstitution? So reconstitution means any change in the partnership agreement or partnership deed. When there is a change, the reasons can be follows. Like when partner decide to change their PSR, second क्या होगा, admission of a new partner. अगर कोई न्यू पार्टनर, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट से एग्री करके ही न्यू पार्टनर एडमिट होगा। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, भर भर के अकाउंटिंग। कैसे भाई, जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ प्रॉफिट शेयर लेगा। वो किससे लेगा, पुराने वाले से लेगा, तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड पार्टनर को जो शेयर है उनका
उस शेयर में कुछ शेयर तो जाएगा ही ना उनसे, नया पार्टनर तो गेन ही करेगा. न्यू पार्टनर विल ऑलवेज बी अ गेनिंग पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. देन इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशो अमंग ऑल द पार्टनर्स. सैक्रिफाइस रेशो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, न्यू रेशो अमंग ऑल द पार्टनर्स. फर्दर वो न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेकर आएगा उस टाइम पर जो रिजर्व्स होंगे वो तो ओल्ड पार्टनर्स के थे, तो ओल्ड पार्टनर के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन करके भी ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में. गुडविल की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काउंट भी करना पड़ेगा. यानी कि यही चारों पॉइंट कब लगेंगे एडमिशन में, बस तरीका बदल जाएगा. अब हमारा पर्पस कुछ और हो जाएगा. यहाँ पर PSR को चेंज करने का पर्पस की वजह से था, वहाँ पर एडमिशन की वजह से वो पर्पस हो जाएगा कि अगर नया पार्टनर एडमिट आ रहा है तो जो पुराने पार्टनर उन्हें अब तक जितने रिजर्व कमाए हैं वो सारे के सारे उनको ही मिलने चाहिए. न्यू पार्टनर को क्यों मिलेंगे? जब से वो आया उसके बाद से उसको मिलेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगेन वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें, एडजस्टमेंट वो जो भी उनका होगा वो हम करेंगे उस चैप्टर में. तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है. तीसरा रीज़न रिटायरमेंट. इसी में डाल देता हूँ या अलग से लिखूँ? अलग से लिखूँगा तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा. इसी में डाल देता हूँ रिटायरमेंट एंड डेथ. अलग लिख लेना वैसे आप, ठीक है. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. कोई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया, कम से कम 3 पार्टनर होंगे इस केस में. 2 होंगे और 1 रिटायर हो गया या डेथ हो गया, फिर तो पार्टनरशिप खत्म. 3 होंगे तो 1 चला जाएगा, 4 होंगे तो 2 जा सकते हैं. तो जब वो जाएगा तो क्या होगा? पैसे लेकर जाएगा, अपनी कैपिटल लेकर जाएगा. उसका प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा? ही विल बी अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल बी द गेनिंग पार्टनर. तो फिर वो उनका गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा और उनका न्यू रेशो निकालना पड़ेगा. वो सब कैसे करेंगे? और फिर से गुडविल की ट्रीटमेंट, फिर से रिवैल्यूएशन, ये सब. वो अपना हिस्सा तो लेकर जाएगा रिजर्व्स का और सबका, तो उसके रिजर्व्स तो उसको देने पड़ेंगे, चाहे पुराने पार्टनर बांटो ना बांटो. लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है वो तो अब तक के फर्म के अंदर जो भी हिस्सेदार था, तो उसने अब तक के जो फर्म के रिजर्व्स होंगे उसमें से अपना हिस्सा तो लेकर जाएगा, अपने लॉसेस तो देकर जाएगा, अपनी एसेट्स रिवैल्यूएशन का वो तो करके जाएगा हिसाब किताब. गुडविल की ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है. और फोर्थ हमारे टॉपिक, यानी ये आपका चैप्टर ही है. ये आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3, ये चैप्टर 4 और ये चैप्टर 5. इसके बाद एक डिसोल्यूशन है. देखो अभी तक पार्टनरशिप स्टार्ट की हमने, चैप्टर 2 में पार्टनरशिप स्टार्ट की, पार्टनरशिप फंडामेंटल. पार्टनर्स आए, बिजनेस स्टार्ट किया, सामान बेचा, प्रॉफिट हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उनको सैलरी, बोनस, कमीशन दिया, एडजस्टमेंट्स भी कर ली, गारंटी भी दे दी. यानी कि पार्टनर की रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को हमने बड़े ढंग से किया. दैट वाज द बेसिक फंडामेंटल चैप्टर. फिर अब पार्टनरशिप के अंदर जब चेंजेस आने लग गए तो हमने कहा उसकी ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं. अब चेंजेस आते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है, यानी कि जैसे डीड बनी थी उस डीड के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और सारा सिस्टम होता रहता है, तो फंडामेंटल. डीड में जब चेंजेस आते हैं तो चेंजेस के रीज़न और रीजंस के बाद उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं और कब करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब वो ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या पता लग गया कि पार्टनरशिप फर्म में कैसे चलती है, कैसे उसके अकाउंट्स बनते हैं, वो भी पता लग गया बेसिक. और कब चेंज आता है और चेंज आने की वजह से अब अकाउंट्स में क्या चेंज आता है वो भी पता लग गया. और फिर फाइनली उसको क्या कर देंगे? वाइंड अप, बंद कर देंगे. तो बंद करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, सामान बेच देंगे, एसेट्स लाइबिलिटियाँ पे कर देंगे, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन वगैरह पे कर देंगे, वाइंड ऑफ कर देंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा. दैट वाज द लास्ट चैप्टर कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. यही हमारी पूरी पार्टनरशिप है. तो 12th क्लास की पार्टनरशिप क्या सिखाती है कि आप पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हो, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे मेंटेन करते हो, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हो. अगर मान लो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन सिखाएं तो मज़ा नहीं आएगा. आपको ये भी सिखा देते हैं कि जब उनमें कोई चेंज आता है मेन रीजंस की वजह से तो आपको क्या करना चाहिए. अब पार्टनर्स के जो एड्रेसेस हैं उनमें चेंज आ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? फ़र्क किस, पार्टनरशिप डीड के अंदर तो हज़ारों बातें लिखी होती हैं. पार्टनरशिप डीड के अंदर तो 20-25 पॉइंट लिखे होते हैं. कौन सा पार्टनर, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बदल गया तो कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूँगा? कुछ नहीं. समझ में आ रही है बात? वो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट आप कर ही चुके हो जब रेट को चेंज कर देते हैं वो, तो वहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब PSR प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज हो जाए, मेन मेजर इवेंट हैपन हो, और मेजर इवेंट में PSR का चेंज होना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, ये मेजर इवेंट है. इन मेजर इवेंट की वजह से हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ती है. किस किस चीज़ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है? गुडविल की करनी पड़ती है, ओल्ड रिजर्व्स वगैरह की करनी पड़ती है, एसेट्स लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन की लाइबिलिटी का वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एसेट्स लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन की, ठीक है, और अपना एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स करनी पड़ती है. डन. अब फोर्थ जो पॉइंट है ये है अमेलगमेशन. थियोरेटिकली है अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद अदर फर्म्स. जैसे A और B की एक पार्टनरशिप फर्म है, C और D की एक पार्टनरशिप फर्म है.
इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, इन्होंने अपनी दोनों ने अपनी डीड को कैंसिल करके एक नई डीड बना ली, और उस नई डीड में, न्यू डीड में इन चारों ने अपना बिजनेस इकट्ठा मर्ज कर लिया। यानी कि अब ABCD, यानी कि इस एक फर्म ने दूसरी फर्म को टेक ओवर कर लिया, बिजनेस खरीद लिया, कुछ इस टाइप से। तो क्या हो गया, मिल गए, ये दो लोग मिलके इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो दो फर्म्स मिलके इकट्ठा काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है ऑब्वियसली, अमलगमेशन में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अमलगमेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलें आगे। तो ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हेन देयर इज ए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप। द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी डन व्हेन देयर इज चेंज इन PSR। ये आंसर हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन गए। नहीं बस समझ में, व्हेन देयर इज चेंज इन व्हाई वी डू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्या उसका रीजंस है? बिकॉज इफ देयर इज चेंज इन PSR वी हैव टू डू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, है कि नहीं है? बिल्कुल करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी करना पड़ेगा। बेटा एक बात देखो, लास्ट में जब वो एसेट्स लायबिलिटी बिकेंगी, उनकी वैल्यू उस टाइम क्या होगी? अब उस टाइम न्यू PSR में बटेगा। अभी आपकी ओल्ड PSR को चेंज होने से तो इफेक्ट आएगा, उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। हटा दो इसको, सारी बातें समझ में आ गई। अब हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स थे, कंटेंट्स थे, और इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी थी जो चैप्टर के रिगार्डिंग बता दी मैंने। अब हम इस चैप्टर, और इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, देखो 5 ही तो पॉइंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्टनरशिप फंडामेंटल में बताए थे, 7-8 पॉइंट बताए थे, तो लेंथी था ना, ये लेंथी नहीं है, छोटा सा। अभी हम पहला टॉपिक कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट उसी टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या था? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो ये है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन। मैं वर्ड देखो ध्यान से क्या यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ शेयर और रेशो में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। अभी समझाऊंगा कि शेयर रेशो में क्या डिफरेंस। शेयर ऑफ सैक्रिफाइस और गेन, सही है। ठीक है, जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो एक तो हमारी ओल्ड रेशो होगी इन द इवेंट ऑफ चेंज इन PSR, और दूसरी हमारी कौन सी रेशो हो जाएगी? न्यू रेशो। क्लियर? अगर हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करें तो हमारा जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सैक्रिफाइस या गेन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सैक्रिफाइस या गेन को। अगर हम ओल्ड रेशो से ओल्ड शेयर निकाल लेंगे, बेटा ए और बी पार्टनर हैं, इनकी रेशो, मेरी बात तो सुन, मेरी बात, हाँ शाबाश, बिल्कुल सही करिए बच्ची, बहुत सही बोली। ए और बी पार्टनर्स है कौन सी रेशो में? 2:3 में। ये तो रेशो है ना। अब 2/5 क्या है? 2/5 क्या है? शेयर है। हिस्सा 2/5 है, रेशो 2:3 है, सही है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं न्यू रेशो लूंगा उसमें न्यू शेयर भी मिल जाएगा मेरे को। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को मैं बोलूंगा या तो सैक्रिफाइस शेयर या फिर गेन शेयर। बिल्कुल सही बोला था शैली ने, क्या बोला था? अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव कब आएगा? मैम मैथ वाले बंदे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ओल्ड ज़्यादा होगा और न्यू कम होगा। 10 में से 4 माइनस करते हो तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 10 पहले मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 4, तो 6 का क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस। इट मीन्स इफ देयर इज अ पॉजिटिव आंसर इट विल बी सैक्रिफाइस, इफ द आंसर इज नेगेटिव इट विल बी गेन। समझ में आ गई बात? लेकिन अब कई लोग कहते हैं अच्छा न्यू में से ओल्ड माइनस करें तो उल्टा हो जाएगा, इतना क्या है? अगर हम न्यू में से ओल्ड को माइनस करें, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब न्यू ज़्यादा मिला, तो फिर क्या होएगा? गेन। समझ में आ गई बात? तो अगर ओल्ड को लेते हैं और पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस आएगा आंसर, क्योंकि ओल्ड ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आ रहा है सैक्रिफाइस। न्यू को लेते हैं पहले, न्यू में से माइनस करते हैं तो पहले क्या निकल जाएगा? गेन। तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जब चेंज आता है तो आप शेयर ऑफ सैक्रिफाइस और गेन निकालने के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला। मतलब ओल्ड में से न्यू को माइनस कर सकते हो या न्यू में से ओल्ड को। चलो हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। जब हम ओल्ड में से न्यू रेशो को माइनस करेंगे तो उसके लिए हमें उसका ना एक ये फॉर्मूला सा है, बस एक क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू कौन सी रेशो? सेक्रीफाइस रेशो. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज सेक्रीफाइस रेशो, है ना. ये कुछ बना ऐसे देखना एक बार. सन मतलब हाँ अब यहाँ आइए, ठीक है. मैं यहीं से उठाया हुआ था वो शिफ्ट वाले से. डन, कोई दिक्कत. तो एस मतलब सेक्रीफाइस, ओ मतलब ओल्ड, एन माइनस मतलब एन मतलब न्यू. तो एस ओ एन यानी कि सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. और गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी? इसका उल्टा. गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. अब एक से ही निकाल लो, है ना. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. करें क्वेश्चन करते हैं वो सब, या तो मैं ऐसे ही समझाता रहूँ, टाइम भी वेस्ट होता रहेगा. फिर क्वेश्चन तो करना ही है हमने. देखो सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो, है ना. अब फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाओ. थ्योरी जो रह गया कोई नहीं, मैं बाद में बता दूंगा इकट्ठा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थ्योरी की. तो इलस्ट्रेशन बन मिल गया. क्या लिखा पढ़ो. A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. तो यहाँ पर लिख देता हूँ A and B are partners, profit sharing ratio 2:1 with effect from 1 अप्रैल 2021. 1/4/2021 से with, इसको ना ऐसे भी लिखिएगा WEF मतलब with effect from 1/4/21. They agreed to share profit and losses in 1:1. आपने ऐसे करना है क्वेश्चन को, ऐसे ओल्ड और नीचे न्यू. डन है. इक्वली कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो. तो हम यहाँ लिखेंगे हम शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑब्लिग गेन. इंडिविजुअल शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन. ए का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. तो ओल्ड रेशो का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू जो भी आएगा आंसर. एलसीएम कितना बना? तो 1/, एस का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेक्रीफाइस, यानी कि 1/6 क्या है? शेयर ऑफ सेक्रीफाइस. शेयर ऑफ सेक्रीफाइस. दोबारा बताऊं. और बी माइनस एलसीएम सीधा मतलब है -1/6. हमें तो पता ही है, लेकिन फिर भी कितना माइनस दिखाना है. और यहाँ पर दोबारा समझाऊँ, ये आ गया, बोलो. तो सेक्रीफाइस शेयर आ गया 1/6 और गेन शेयर आ गया -1/6. तो टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेन. कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, इट इज द रेशो ऑफ शेयर ऑफ सेक्रीफाइस. इट इज द रेशो ऑफ शेयर्स ऑफ सेक्रीफाइस. तो व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशो बिटवीन ए एंड बी? इट इज 1:0. नहीं आया तुमको समझ में? आओ समझाऊं. ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया भाई? ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 1/6. बी ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 0. बी ने थोड़ा सा, बी ने तो गेन किया. तो सेक्रीफाइस कितना किया? 0. नहीं आई बात समझ में? अब रेशो देख रहे हो तुम, 1:0 है, लेकिन शेयर कितने हैं? 1/6. रेशो में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई ना वो. अब मैं पूछ लूँ गेनिंग रेशो कितनी है? हाँ, ए और बी के बीच में रेशो है 0:1. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है. वैसे उसने पूछा नहीं है तो मैंने ऐसे बता दिया. आपको बस ये बताना शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, किसने कितना सेक्रीफाइस और किसने कितना गेन किया. तो ये इसका फाइनल है. तो फाइनल आंसर देखना, ए हैज सेक्रीफाइस 1/6 शेयर एंड बी हैज गेन 1/6 शेयर. सेकंड इलस्ट्रेशन देखते हैं. सेकंड में क्या है? ये सेम ना एडमिशन वाले चैप्टर में भी आएगा. ओल्ड न्यू दे रखा होगा, हम फॉर्मूला लगा कर निकाल लेंगे आंसर. ABC पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1. ये है ओल्ड. और 2:1 ये क्या है? न्यू. अब क्या करना है हमको? ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस सेम. तो 3/6 माइनस 2/5, 2/6 माइनस 2/5, 1/6 माइनस 1/5, 1/30 विद नेगेटिव यानी कि गेन. ठीक है. 30 एलसीएम आ रहा है ना. 10 - 12 -2 गेन. मत किया करो छेड़खानी 1/15, ऐसे मत सोचा करो. ठीक है. यहाँ कितना बनेगा? 5 3 जा 15, 6 2 जा 12. तो सेक्रीफाइस. क्लियर हुआ? यानी ए सेक्रीफाइस 3/30 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड सी, विच इज गिवन टू बी एज 230 and C given to 130. So C, B and C have gained
and A has sacrificed. Done? Done? तो A has sacrificed, B has gained, C has gained. हाँ भाई, यहाँ तक कोई भी हमको दिक्कत तो पूछ लो. चलें आगे. अब गुडविल क्या है? देखो, आप अपना डेली, नॉर्मल डेली लाइफ में भी आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि एक शॉप का जो कोई भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका प्राइस दूसरे शॉप के प्राइस से डिफ़र कर रहा है, और ये प्रैक्टिकली होता है. जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट शॉप में आप अपने ही शहर की 2 शॉप्स का एग्जांपल ले लो. एक जो स्वीट शॉप है उसका प्राइस और दूसरी शॉप का जो है स्वीट का प्राइस, सेम स्वीट का प्राइस, उसमें डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा डिफरेंस. तो वो डिफरेंस क्यों है? उसके प्राइस में डिफरेंस क्यों है? यानी एक का रेट महंगा है और एक का रेट सस्ता है, ऐसा क्यों? क्वालिटी में डिफरेंस होगा, हाँ मान सकता हूँ, बिल्कुल क्वालिटी में डिफरेंस होगा, बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कह रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बिजनेस की जो रेपुटेशन कह सकते हैं, या एक बिजनेस की जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट जो दे रहा है, वो आपको, यानी कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा जाता है ना? वो क्यों जा रहा है कस्टमर उससे लेने? उसको बहुत ईयर्स हो गए हैं, भरोसा भी है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं. यानी कि अल्टीमेटली मैं इनको अगर एक नाम दूं तो वो क्या नाम दूंगा मैं उनको? गुडविल. यानी गुडविल इज़ द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म ड्यू टू द हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, ओनर्स एंड सो ऑन. बात समझ में आई? मतलब कि किसी फर्म की जो मार्केट नेम है, फेम है, गुड नेम है, जो रेपुटेशन उसने अर्न किया है, जिसकी वजह से वो मार्केट में दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, क्योंकि उसका प्राइस तो अगर ज़्यादा भी है तब भी वो बिक रहा है, क्योंकि लोग उसकी तरफ उसी से सामान खरीदने जाते हैं. वो थोड़ा प्राइस हाई भी कर रहा है तो ठीक है, बट उसकी क्या है? गुडविल है. अब उसकी गुडविल की वजह से उसको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है. यानी गुडविल एक ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ द टेक्निकली एक सुपर प्रॉफिट्स को अर्न करने का एक वे है. गुडविल हेल्प करती है, गुडविल enables a firm to earn more profits than the normal profits of the industry. इंडस्ट्री के नॉर्मल प्रॉफिट्स के कंपैरेटिवली गुडविल हेल्प करती है थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आहूजा स्वीट्स पे अगर हम चले जाएं, ठीक है, और एक 11 वार्ड में छापड़ा स्वीट्स है भाई वो भी तो स्वीट्स ही हैं. तो 11 वार्ड का छापड़ा स्वीट और वो आहूजा स्वीट्स, दोनों के प्राइस के अंदर डिफरेंस मिलेगा. मान लो आपने कोई भी 1 किलो बर्फ़ी ले ली, अब उस पर प्राइस मिलेगा 180 और आहूजा वाले में मिलेगा मान लो 240, 380, कुछ भी इस टाइप से. जो 50, 60, 100, 200 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो क्यों है? नो डाउट क्वालिटी में होगा डिफरेंस, पर लोकेशन का भी डिफरेंस है. लोकेशन का भी डिफरेंस है. अच्छी लोकेशन पर है ना, एक पान शॉप है लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मॉल के पास है, और एक पान शॉप वो गली में जाकर है तो कहने का मतलब क्या है, जो वो पान शॉप वाला जो मॉल के पास बैठा है वो उसका रेट भी तो हाई करेगा भाई. वो जैसी जगह पर बैठा है उसको रेंट भी ज़्यादा आ रहा होगा, प्राइस भी हाई करेगा. कहने का मतलब क्या है, गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, है ना. अच्छा, अब एक बात और भी है. अब जैसे आप जाते हो शॉप पर या जहाँ भी बिजनेस, जो भी बिजनेस का ओनर है वो डील कैसे करता है आपके साथ, समझ में आ रही है बात? उसका मैनेजर कैसे डील करता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है. कस्टमर अट्रैक्ट होता है, यानी वो अपने गुड नेम फेम बनाने के लिए लॉयल्टी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी ये सब कर रहे हैं, कोई धोखेबाजी नहीं है, सही सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उससे गुडविल उसकी थ्रू द ईयर्स क्या होती है? बनती है, बढ़ती है. ये गुडविल ऐसी गुडविल है जो परचेज नहीं है. ये क्या है? इसी गुडविल को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. समझ में आ गई बात? अब जैसे मेरे पास भी बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुडविल ही है जो थ्रू ईयर्स क्या किया मैंने? अर्न किया, पढ़ा के, कुछ भी आप समझ सकते हैं, है ना. क्लियर? तो गुडविल का मतलब समझ में आ गया. अच्छा, गुडविल को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? कितने ईयर्स हो गया बिजनेस को इफेक्ट करेगा? नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा हो गया तो गुडविल ज़्यादा होगी, ऑब्वियस ही बात है. जब मैंने स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था, मैं कह रहा हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था, आज बहुत लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो गुडविल बढ़ी ना. हाँ, अब ये कह रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है. अब बारबेक्यू को देख लो, रमूजा को देख लो, तो बारबेक्यू को ज़्यादा नाम. तो कहना क्या चाह रही है? नंबर ऑफ ईयर्स वो ठीक नहीं, वो ये कहना चाह रही है कि अच्छा बेटा देख, इसमें कंपटीशन भी तो है ना. तेरी बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल.
बिल्कुल। तो आहूजा स्वीट्स को बारबेक्यू से कंपेयर मत करना, इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग हुई ना, तो बारबेक्यू को किसी और से कंपेयर करना जो ऐसे ऐसा उसी रेस्टोरेंट से कर लो। बारबेक्यू अलग है ना, वहाँ तो वो होता है मेरे ख्याल से। पिरामिड से कर लो, है? पिरामिड की किससे? ज़्यादा होगी। हाँ। पिरामिड से कर लो, हाँ दूसरी। हाँ, दोनों से कर लो, हाँ ठीक है। बजट तो कितना दोनों का ये बता। हाँ, दोनों की एंट्री फीस सेम है। एक बात देखना, लोकेशन, दोनों की लोकेशन, दोनों की सर्विसेज की क्वालिटी, दोनों की कस्टमर डीलिंग रिलेशनशिप, वो वाली बात, दोनों के नंबर ऑफ ईयर्स, दोनों के प्राइस में डिफरेंस, सबसे बड़ा है दोनों की मार्केट। दोनों की मार्केटिंग, है ना, ये सारे क्या हैं, उसके फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। क्लियर। हम ये कहते हैं कि गुडविल क्या है, एक नेम है मार्केट के अंदर, वो गुडविल है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं देन द एवरेज। हाँ बिल्कुल, मैं शैली की बात से एग्री करता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बिज़नेस को ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स हुए हैं वही बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा हो। एक नया बिज़नेस कम टाइम में भी अपनी ज़्यादा गुडविल जनरेट करके पुराने वाले बिज़नेस को पीछे छोड़ सकता है, ये कहना चाह रही है। हाँ, दैट इज़ ए कॉम्पिटिशन। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपने परफॉर्मेंस अपनी ज़्यादा दिखा दी, तो ठीक है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जनरल सेंस में तो नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं ना। अब ये तो नहीं कह सकती ना कि 1 साल की गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी और 5 साल की गुडविल कम होगी ऐसा तो नहीं कह सकती। ऐसा तो तब कह सकती है जब वो बिजनेस कांड ही कर रहा हो, जब वो बिजनेस कांड ही कर रहा हो सकता है या नहीं। भाई स्टार्टिंग में पर 2-4 ही बच्चे पढ़ते थे, अब आज तो 2-4 बच्चे नहीं पढ़ते, तो ओवर द ईयर्स बच्चे बढ़े ही हैं, कम तो नहीं हुए हैं। आप किसी स्कूल को देख लो, ऐसा थोड़ा होता है डाउनफॉल में आ जाए, बहुत रेयर होता है। और रेयर होता है तो फिर हाँ उसकी गुडविल कम हो रही है, कोई बात नहीं, और उसकी गुडविल कम हो रही है, उसकी कांड करे होंगे उसने कुछ, ठीक। चलो अब ये इस पर हम आगे कितना भी करें बात, समझ में तो टॉपिक आ ही गया। अब देखें एक बार इसको फटाफट से बुक निकालना। ये ना थ्योरी है ना, थ्योरी होती है। गुडविल की वैल्यूएशन कब होती है, जब PSR होता है, चेंज इन PSR और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन। वही चैप्टर के नाम लिख देना, चैप्टर का क्या करिए। लास्ट टॉपिक आपने बताया, अमलगमेशन के अंदर गुडविल को कैसे करेंगे, वो है ही नहीं ना हमारे सिलेबस में। उसमें क्या है ना, एक दोनों फॉर्म्स की गुडविल निकाल देंगे और फिर उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। पहले इनकी, हाँ बिल्कुल नहीं, पता है वो उस टाइम ना परचेज कंसिडरेशन के बदले में गुडविल दी जाएगी। अब परचेज कंसिडरेशन जब बिजनेस बिकता है, अभी ये मैंने कौन सी गुडविल की बात की आपसे, जो अभी मैं गुडविल की बात करूँ, कौन सी गुडविल है ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है इंटेंजिबल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इस टाइप की है ना। और गुडविल की वैल्यू कब मिलती है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी वैल्यू कब मिलती है, ये बिकती है, एसेट है, ये फिक्टिशियस नहीं है, इंटेंजिबल है, इसकी वर्थ है। जब बिजनेस बिकता है ना, तो उसकी वैल्यू, अच्छा आपने 11th क्लास में वो किया था ओपनिंग एंट्री, याद है, ओपनिंग एंट्री एसेट्स को डेबिट कर दिया था, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया था, और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट निकाला था, नहीं याद नहीं है क्या। कंपाउंड एंट्री वगैरह जनरल एंट्री के टाइम पे ओपनिंग एंट्री भी तो की थी, सभी एसेट्स और लायबिलिटी को ब्रॉड फॉरवर्ड ले आए थे, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, उन सबको डेबिट कर दिया था, और कैपिटल वगैरह को क्रेडिट कर दिया था। उसमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकला था, क्रेडिटर डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया था, याद होगा। कैपिटल क्या निकला था, बैलेंसिंग फिगर। अगर मेरे पास कैपिटल भी हो, यानी सारी लायबिलिटी हो और सारी एसेट्स हो, और फिर भी डिफरेंस आ रहा हो, और डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा हो, तो उस डिफरेंस को क्या ट्रीट करेंगे हम, गुडविल। हाँ वो डिफरेंस जो होगा हमारा, वो क्या, किस चीज़ का डिफरेंस है, वो गुडविल का डिफरेंस है, तो उसको हम गुडविल ले लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे निकालोगे, जजमेंट पर डिपेंड करती है, वैल्यू पर डिपेंड करती है, आप कितनी वैल्यू कंसीडर कर रहे हो। लेकिन जब आप बेचते हो, जो एवरेज यानी कि जो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए उस बिज़नेस का, उससे जितना ज़्यादा हाई बेच रहे हो, तो वो किस वजह से बेच रहे हो, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो वहाँ पर आप गुडविल चार्ज करते हो, गुडविल के पैसे ले लेते हो, और सामने वाला अब वो गुडविल के हाई पैसे चार्ज दे रहा है आपको, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से आगे उस बिज़नेस को रन करेगा, है कि नहीं है। आप एक बताओ, आप आहूजा स्वीट्स पर जाते हो, उसका नाम है या उसके ओनर का नाम है, या आप उसको ओनर को जानते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। और क्या उसका ओनर 50 सालों से सेम है, नहीं, वो मर गया होगा, उसका बेटा आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को बेच भी दिया लेकिन आहूजा के नाम से ही चल रहा है वो, तो गुडविल होगी। जिसने खरीदा होगा वो महंगे में खरीदा होगा, उसने उसकी आहूजा की गुडविल खरीदी होगी, वो परचेज गुडविल हो जाएगी, पेमेंट की होगी उसने। समझ में आई बात। जब अमलगमेशन होगा तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में मर्ज होगी,
तो जो फर्म मर्ज होगी वो कहेगी कि मेरी गुडविल की इतनी वैल्यू है, मुझे दो। तो जो दूसरी फर्म उससे खरीद रही होगी उसको गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं बस समझ में ये होगा। अभी डाउट कोई? ठीक है, तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ फटाफट से एक बार। गुडविल पे आना। मीनिंग गुडविल मीन्स गुड नेम रेपुटेशन अर्न बाय द, पढ़ो भाई है ना। गुडविल क्या है? गुड नेम है, रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज द कस्टमर हु विल सेटिस्फाई कम अगेन एंड अगेन द फर्म एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट, दैट्स द गुडविल। यही सब बातें बताई हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, गुडविल वो मैग्नेट है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि नहीं है? ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस, पुराने लोग अपनी उसी जगह पर आएंगे जो जहाँ पर वो जाते थे। मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, मतलब गुडविल है उसकी, अभी तक चल रहा है। कितने साल हो गए? नहीं है समझ में? बारबेक्यू पे नहीं जाना। ठीक है, ठीक है, चलो खैर जो भी है। ठीक है, तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंड अनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू। ये बड़ी अच्छी बात बोली है इसमें। गुडविल को दूसरे वे में एक्सप्लेन करा है कि गुडविल क्या है? वो वैल्यू है एक रेपुटेशन ऑफ फर्म की जो एनेबल करती है, हेल्प करती है फर्म को मोर प्रॉफिट्स अर्न करने में देन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द इंडस्ट्री। समझ में आ गई बात? अब एक बिजनेस अपना प्राइस हाई कर दे प्रोडक्ट्स का, उसका बिजनेस प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, लेकिन अगर उसकी गुडविल है तो बिक जाएगा। कंपैरेटिवली गुडविल की हेल्प से उसका प्रोडक्ट प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, उसको सुपर प्रॉफिट मिलेंगे। देखो एक बार लॉर्ड एल्डन की जो डेफिनेशन है, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, इट्स अ वैल्यूएबल एसेट्स। इसकी वैल्यू परचेज गुडविल है तो उसी टाइम हो जाएगी, सेल्फ जनरेटेड है तो कब होगी उसकी गुडविल की वैल्यू? व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड और परचेज्ड। एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज गुडविल की वैल्यू निकलती है सेल्फ जनरेटेड में। इंटेंजिबल एसेट्स है, ये तो समझ में आ गया। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। अच्छा, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, बिल्कुल सही बात है। जैसे कॉम्पिटिशन में कभी पिरामिड चढ़ गया और कभी बारबेक्यू का नाम है। जो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा उसका ज़्यादा आ जाएगा। बोल हाँ या नहीं? सही बात है। अब एक बार देखो, आप YouTube खोलते हो, आप गूगल खोलते हो, आप कोई भी सोशल साइट खोलते हो, आपके सामने, और YouTube पर भी आप कोई वीडियो देखो, कितनी बार एक चीज़ की ऐड आ रही होती है। जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो ना उसकी ऐड सबसे ज़्यादा आ रही होती है। हाँ या नहीं? आपने नोटिस किया होगा। और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि ऐड आ रही होती है। हाँ, मेरे ऊपर भी सिटी मॉल है, टाइम सिटी मॉल ही रहता है, चेंज ही नहीं होता वो। ठीक ठीक, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कम ज़्यादा होती रहती है ना। अब एक बार देखो, आहूजा का नाम है यहाँ पर, गुडविल है ना, बट बाय चांस आहूजा में कोई कांड हो जाए, बाय चांस कुछ भी हो जाए, हाँ रेट बढ़ जाए कुछ भी, तो लोग डेफिनेटली लोग उसकी तरफ क्या कर देंगे? कम कर देंगे जाना। अच्छा एक बात और भी देखना, ये हनूज स्पीड भी है। अच्छा, अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है बाहर रोड वगैरह पे, पता है उसकी जो सेल है वो कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है। क्यों? क्योंकि जो लोकेशन बेटा, हाँ वहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा है ना लोगों का। जिसको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बंद हो गई, मैंने कम कहा है, कंपैरेटिवली कम कहा है। बात को नहीं समझ रही है तुम, ठीक है? तो आपने ऊपर ले जाती है सारी बातें, इतनी सेंटर नहीं होना। चलो अच्छा, नेक्स्ट, इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड, मैं बता चुका हूँ जब बिजनेस सेल होता है तो। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। आप गुडविल की वैल्यू कैसे बताओगे? 50,000 10,000 ऐसे कोई वैल्यू लेके थोड़ा ना घूम रहा है, तेरी वैल्यू कितनी है गुडविल, ऐसा नहीं होता। जब बिजनेस सेल होगा तब गुडविल वैल्यू है। और ये किस पर डिपेंड, अगर कोई जजमेंट लगाते भी हैं तो वेरी करेगी ना, सब्जेक्टिव हो जाएगी। आपके हिसाब से अलग अलग गुडविल की वैल्यू बनेगी। कोई एसेट थोड़ा ना इसको हम मेजर करवा लेंगे। रियल एसेट मतलब कि टेंजिबल थोड़ा ना है, इनटेंजिबल है ना, तो उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जजमेंट पर, वैल्यू पर। वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा और वो वैल्यू निकालना आसान नहीं है, और वेरी भी करेगी वैल्यू, ठीक है? इसीलिए हम निकालते भी नहीं है। अच्छा, जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल बताई है, ये बुक्स में भी शो नहीं करते, बैलेंस शीट के अंदर ये शो नहीं करते। गलत बात, बैलेंस शीट के अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते। कौन कहता है ऐसा? AS 26। AS बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 11th क्लास में तुमने करे होंगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ याद आ रहे हैं थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा AS 3 कैश फ्लो स्टेट। अब आपके पास ना जैसे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें AS लगेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे। अब AS 26 आज ध्यान रख लेना, आज से AS 26 मतलब
गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है और वो कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तुम? और क्यों शो कर रहे हो? अभी कौन सा अर्न कर लिया तुमने? अगर शो कर दोगे तो क्या होगा? बेफालतू में आपकी एसेट्स बढ़ जाएंगी, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएंगी। क्या कैसे शो करोगे? दिक्कत नहीं है, फर्जी चीज़ें हो जाएंगी। तो मना करता है कि गुडविल को आप सेल्फ जनरेटेड को शो नहीं करोगे, चाहे आपकी गुडविल हो, मानते हैं जब बेचोगे तो मिल जाएगी गुडविल के पैसे, तो बैलेंस शीट में शो नहीं करना। कौन मना करता है? आप तो ऐसे कह नहीं सकते ना, हम नहीं चाहते कि सेल्फ जनरेटेड ना दिखाया जाए। हम किसका वो देंगे एक बेस, हम ये कहेंगे कि AS26 की वजह से हम नहीं दिखाते। AS26 हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि हाँ ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल को शो नहीं करना, तो नहीं करना। परचेज गुडविल दिखाएंगे हम, नहीं उस पर भी लगेगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन पर। जो परचेज गुडविल है, एक बात बता, अगर मैं मशीनरी परचेज, हाँ देखे ना, अगर मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, ना दिखाऊं बैलेंस शीट, गुडविल के पैसे दिए जा रहे हैं, तो परचेज गुडविल, हाँ परचेज गुडविल महंगा बिजनेस लिया है, जितनी उसकी वर्थ है ना, जितनी एसेट्स और लाइबिलिटी आप बिजनेस की ले रहे हो, पूरा बिजनेस आप अगर परचेज कर रहे हो, उसकी एसेट्स भी आपकी, लाइबिलिटी भी आपकी, उसके बदले आप उसको पैसे दे रहे हो बस। मान ले तेरे को 12 लाख की एसेट्स मिल रही है, सुन तो ले, मान ले इसको 12 लाख की एसेट्स मिल रही है और 5 लाख की लाइबिलिटी, इसका मतलब तेरे को 7 लाख नेट देने पड़ेंगे। मान ले तेरे को 8 लाख देने पड़ते हैं, तो 1 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा क्यों दे रही है? क्योंकि तेरे को चाहिए, बिजनेस लेना है तेरे को। अब 1 लाख रुपए ज़्यादा डिमांड की गई है, उसको ब्राइब थोड़ा ना कहेगी, क्या बोलेगी उसको कहेगी कि जो तूने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो तूने गुडविल के दिए हैं। अकाउंट्स को ब्राइब थोड़ा ना कहता है। तुम समझ पढ़ रहे हो बेटा, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, क्राइम नहीं। अरे हाँ वही मैं तो 1 लाख रुपए अकाउंट्स की वो गुडविल है, वो परचेज गुडविल है। तूने एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि तेरे को लगता है कि वो बिजनेस लेना तेरे लिए प्रॉफिटेबल है। हाँ अब बोल। हर साल एक वही सेम अमाउंट दिखाएंगे या इंक्रीज? मैंने 11th क्लास में एक बात बताई थी, डेप्रिसिएशन वर्ड था, एक अमोर्टाइजेशन वर्ड याद है? इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के ऊपर फ्लक्चुएशंस जब आती हैं, गुडविल के ऊपर भी अमोर्टाइजेशन। तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइजेशन करेंगे। बोले तो डेप्रिसिएशन नहीं बोलना, लेकिन डेप्रिसिएशन तो फिजिकल चीज़ों के लिए लगेगा ना। गुडविल कोई फिजिकल चीज़ थोड़ा, चलती हुई थोड़ा ना, गुडविल कोई इंसान थोड़ा है, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं करते। क्या करते हैं उसको? राइट ऑफ, मतलब कि अमोर्टाइजेशन। तो गुडविल को धीरे धीरे राइट ऑफ कर देंगे, हर साल नहीं दिखाएंगे सेम वैल्यू पर, भाई राइट ऑफ कर देंगे। नहीं आई समझ? हाँ एडवर्टीजमेंट की तरह। क्लियर? सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो भी होंगी। अभी आया समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट हो जाएगी। इसके बाद नेचर ऑफ गुडविल। देखना गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, इट हैज़ नो फिजिकल, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज फिक्टिशियस एसेट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, बट गुडविल हैज़ ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। इट कैन बी सोल्ड दो ए सेल इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेल ऑफ एंटायर बिजनेस। जब बिजनेस सेल होता है तभी उसकी वैल्यू लगती है। क्लियर? क्या हुआ? अरे बता तो दिया, ठीक है। अच्छा, गुडविल की वैल्यू ना तब हम निकालते हैं, जबरदस्ती वाली बात होती है, जब एडमिशन, रिटायरमेंट, PSR होता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि गुडविल जब तब मिलती है जब सेल होती है, लेकिन जब एडमिशन वगैरह होता है तो गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? कैसे नहीं? तो फिर गुडविल क्या ले? देखो नहीं, हम नहीं सीखेंगे नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दे रखा होगा जो निकाल रखा होगा, ठीक है। और गुडविल कैसे निकालेंगे वो मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, उन्हीं मेथड्स। क्या दोबारा बोल? उसमें गुडविल का क्या पंगा है, मतलब क्यों करते हैं, वो आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, एक बार पढ़ना। ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये बात मैं बता चुका हूँ। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, पान वाली शॉप, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पोलाइट है, अच्छा बिहेव करती है कस्टमर के साथ, ठीक है। लॉन्जेविटी है ना, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। नेचर ऑफ गुड्स, कैसी गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसके बेस पर गुडविल की क्वालिटी नहीं, नेचर डेली यूज की है। पढ़ के देख ले। इफ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज इट विल हैव स्टेडी प्रॉफिट्स एज द डिमांड फॉर दीज गुड्स विल बी स्टेबल। हाँ, लेकिन सच बिजनेस विल हैव मोर गुडविल। इफ द डील्स इन फैंसी गुड्स द प्रॉफिट विल बी अनसर्टेन, द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी लेस। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अब लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं है, है ना, ठीक है।
इसके बाद मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ट्रेंड प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल अच्छी होगी। फ्यूचर कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, अदर फैक्टर्स। बस इतने कहाँ, 2-4 अच्छे से कर लेना, बाकी पढ़ लेना। थ्योरी है, समझ में आ जाएगी तुम्हें। अभी क्या मैंने थोड़ा, अब आगे पढ़ो। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बता चुका हूँ मैं तुम्हें। परचेज गुडविल, अरे एक दिन लगाना ही था इसके ऊपर, आज ही कर लिया हमने, बस और क्या, लास्ट में करते हैं, अभी कर लिया। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड को इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। सबसे पहले परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मैंने एग्जांपल दिया था, जब अपने एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस से ज़्यादा अमाउंट पे किया था, तो वही डिफरेंस क्या था, समझ में आ गई बात। तो एसेट्स और लायबिलिटी में से माइनस करने के बाद आपका जो डिफरेंस बचता है वही क्या हो जाता है, परचेज गुडविल। ठीक है, यही एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि आप ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो जितना आप रिसीव कर रहे हो उसके लिए। जब ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन पे करते हो, परचेज कंसिडरेशन होता है वैल्यू जो दो पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज करने के लिए डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये बुक तेरे को सेल करता हूँ और तू मुझे इसके बदले में 300 रुपये देगी, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कितने रुपये हुआ, 300 रुपये, जिसके बदले में मैं ये बुक सेल कर रहा हूँ। नहीं है समझ में, ये परचेज कंसिडरेशन हो गया। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परचेज गुडविल। इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ये कब आती है परचेज गुडविल, जब बिजनेस परचेज करते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन मतलब अमाउंट हैज़ बीन पेड फॉर इट। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। इट इज अमोटाइज एज द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, समझ में आ गई बात। अमोटाइज मतलब डेप्रिशिएटेड, मतलब अमोटाइज, बोलना अमोटाइज है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल which arises from a number of characteristics or attributes which are ongoing business possesses। मतलब वही वाले फेवरेबल लोकेशन और लॉन्जेविटी हो गया, और अपना नेचर ऑफ गुड्स, डीलिंग विद द कस्टमर, गुड ऑनेस्टी वगैरह ये सब। अब वो कहता है देयर आर द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सही है। ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं कर सकते हम। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर एज पर AS 26। AS 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, वो कोई भी कह लो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद रखो। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी हैज़ नॉट पेड फॉर इट। और हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जब हम मनी पे ही नहीं कर रहे हैं उसके लिए तो कैसे दिखा सकते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन, वापस से चैप्टर के नाम। हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा PSR चेंज हो रहा है, क्योंकि एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, या फिर बिजनेस सेल कर रहे हैं, या अमलगमेशन हो रहा है। अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। यहाँ से हमारा वापस बैक टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थ्योरी खत्म, बस ना कराऊँ, एक मेथड करा दूँ। हाँ नहीं करना, देखिए टाइम 52 में 10 तो हो जाता।